अध्याय 87 मृत नेक्रोमेंसर, भूत प्रेत का जादूगर। रोहित और इस पलाश के बीच आखिरकार लड़ाई नहीं हुई। यह इसलिए नहीं था कि पलाश अपना गुस्सा पी गया था, बल्कि अगर वे वाकई लड़ना शुरू कर देते तो किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। रोहित एक नया था और भयंकर भूत को पुनर्जीवित होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके पास उससे लगातार लड़ने की पूंजी नहीं थी। इस गुस्से को निगलना ही था। अगर वह इसे सहन नहीं कर पाता तो इसका मतलब मौत था। अगर तुम लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते तो चलो इसे खत्म करते हैं, पफ टिल्ड। हा, रोहित, जो पहले गंभीर था, खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। पलाश का भाव और भी बदसूरत हो गया। एक और बार हंसने की कोशिश करना। रोहित ने कहा, माफ करना, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं। मुझे बस कुछ बहुत ही सुखद याद आ गया। पलाश ने उसके हल्के फुल्के बहाने पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया। हालांकि मैंने न केवल अभी के लिए तुमसे माफी मांगी है, बल्कि मैंने तुम्हें मुझ पर गोली चलाने का मौका भी दिया। रोहित की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी और उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। तुम उस गोली से मेरा सिर उड़ा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और उस समय भयंकर भूत के चारों ओर दुबके रहने की स्थिति को देखते हुए, जब मैंने कदमों की आवाज़ सुनी तो मेरे लिए गोली चलाना पूरी तरह से उचित था। ये जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ नहीं था। ये बस इतना है कि तुम्हारी सुरक्षा बहुत कमज़ोर थी, या शायद तुम अपने खुद के भूत की शक्ति का उपयोग करने से हिचकिचा रहे थे, इसीलिए तुम्हें गोली लगी। वरना मेरे नौसिखिया निशानेबाजी वाला कोई व्यक्ति तुम्हें कैसे मार सकता था? हरीशपाल ने बगल से जोड़ा, रोहित इस बारे में सही कह रहा है। उस समय स्थिति वाकई खतरनाक थी। मैं भी उस भूत का पीछा कर रहा था, लेकिन जब हम गली के कोने पर पहुंचे तो भूत के कदमों की आवाज़ गायब हो गई और हम लगभग एक दूसरे से लड़ने लगे। बाद में तुम्हारी कदमों की आवाज़ अचानक बगल से आई। इन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति पहले वार करेगा। भयंकर भूत को मारने की शुरुआत करने देना कोई कारण नहीं है। हरीशपाल, पलाश, रोहित, तुम तीनों लगभग सभी उस भयंकर भूत के निशान का पीछा कर रहे थे, लेकिन एक मोड़ पर आकर टकरा गए और लगभग लड़ने लगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भूत ने जानबूझकर हम में से आपसी झगड़ा कराने के लिए ऐसा किया? अचानक इस समय मनोज एक गंभीर चेहरे के साथ बोला। हालांकि वह भी रोहित के लिए नफरत रखता था, लेकिन अब वाकई जल्दबाजी करने का समय नहीं था। एक गलती भयंकर भूत को किसी को मारने का मौका दे सकती थी। ये संभव है, हरीशपाल ने सिर हिलाया। रोहित ने शांति से कहा, यह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि उस भूत का असली मकसद लोगों को मारना नहीं है, कम से कम हमें मारना नहीं है। इसका असली लक्ष्य हमारे शरीर के अंदर के भूतों को रिहा करना है। भूत नियंत्रक के रूप में जो भूतों के साथ मिले हुए हैं, हमारे अंदर के भूत को रिहा करने का केवल एक ही तरीका है, हमें मारना। यही हुआंगगांग गांव में भूत का लक्ष्य होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मनोज ने पूछा। रोहित ने कहा, नहीं, यह मेरा अनुमान है। बेशक उसके पास सबूत था। यह उन घंटों के दौरान था जब वह बिस्तर पर लकवाग्रस्त पड़ा था, जब भूत अंदर आया था बिना उसे मारे, लेकिन सीधे सोने के बक्से को खोलने के लिए गया था जिसमें बिना सिर वाला भूत था। तो सबूत ठोस था। ये बच्चों का खेल नहीं है, आधारहीन दावे मत करो। एक भी लापरवाह शब्द किसी को मार सकता है, पलाश ने एक अंधेरे भाव के साथ कहा। वास्तव में रोहित की गोली से शारीरिक क्षति उसके लिए नगण्य थी, यह उसकी गरिमा को लगी चोट थी जो दर्दनाक थी। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर सिद्धांत हैं तो उन्हें व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब से कितने भूत नियंत्रक आए हैं? रोहित ने पूछा। कुल 6-5 भूत नियंत्रक। तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? हरीशपाल ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि बाकी 2 नियंत्रक अब कहाँ हैं? गांव में गोलियों की आवाज़ सुनी, क्या उन दोनों ने उन्हें नहीं सुना? या उन्होंने सुना फिर भी समय पर नहीं पहुंच सके? ये सुनकर हरीशपाल, मनोज और पलाश के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। यह अच्छा नहीं है। प्रणब और मोनीश, वे दो। हरीशपाल अचानक खड़ा हो गया। चलो उन पर जांच करते हैं। जैसे ही उन्हें स्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने बिना झिझके तुरंत प्रणब और मोनीश की जांच करने के लिए निकल पड़े। पहले हुआंगगांग गांव में अलौकिक घटनाओं की जांच करने के लिए उन्होंने जोड़े में बंटकर और अलग अलग जांच करने की योजना बनाई, जिससे प्रक्रिया को तेज करने और समय बचाने की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भूत इतना आक्रामक होगा। ये सिर्फ पहली रात थी और दुर्भावनापूर्ण आत्मा पहले ही प्रकट हो चुकी थी। ये यही है। जल्दी ही वे एक आवासीय भवन के सामने पहुंचे, जिसे अस्थायी रूप से किराए पर भी लिया गया था। लेकिन इस समय कमरे में बत्तियां पूरी तरह से चालू थीं और अंदर से ढहने की कगार पर एक महिला के रोने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। एक और महिला क्यों है? जब हम क्लब में थे मैंने कोई महिला आत्मा माध्यम नहीं देखी, रोहित ने धीरे धीरे पास आते हुए कहा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए। वह प्रणब की रखेल है जिसे उसने बगल में रखा है। हरीशपाल ने कहा, वह उन कई महिलाओं में से एक है जिन्हें वह रखता है। प्रणब इस एक को सबसे ज्यादा महत्व देता है।
उसने अपने पति को उससे तलाक देने के लिए 5 मिलियन भी खर्च किए। उसने सोचा कि यह अलौकिक घटना कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए वह उसे साथ ले आया। वह वाकई इसे छुट्टी समझता है, एक महिला को साथ लाता है। रोहित ने सिर हिलाया। हालांकि उस आत्मा माध्यम जिसे प्रणब कहा जाता था वाकई निर्दयी था। साधारण लोग इस तरह की स्थिति में घसीटे जाते हैं तो केवल एक ही अंत हो सकता है, और वह है मौत। वह महिला सबसे अच्छी तरह से उसकी फेंकी जा सकने वाली सहायक थी, उसका जीवन और मृत्यु उसे बिल्कुल भी चिंतित नहीं करता था। बेशक जब वे ऊपर गए तो उन्होंने दूसरी मंजिल पर रहने वाले कमरे में एक शव पड़ा देखा। सही कहूं तो यह एक शव की रूपरेखा थी। शव सोने की पन्नी की एक परत में कसकर लिपटा हुआ था, एक कोकून की तरह। उसके बगल में 30 साल का एक आदमी था जो उदासी से सिगरेट पी रहा था, बहुत शांत दिख रहा था। मोनीश, प्रणब कहाँ है? मनोज पास आया और पूछा। मोनीश ने धीमी आवाज में बात की, वह मर गया है, जमीन पर उसका शव पड़ा है। क्या? उसके शब्दों पर दूसरों के चेहरे एक पल में नाटकीय रूप से बदल गए। वह मर गया है? एक आत्मा माध्यम बस ऐसे ही मर गया है? ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तक कि एक मेढक भी मरने से पहले संघर्ष करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रणब एक मेढक से भी कम योग्य था? वह हुआंगगान गांव आने के पहले दिन ही मर गया, बिना किसी संघर्ष के मौका मिले। वह कैसे मरा? मनोज ने दबाव डाला। मोनीश ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया। निश्चित नहीं हूं। जब तक मैं यहाँ पहुंचा वह पहले ही मर चुका था। सुरक्षित रहने के लिए मैंने उसके शरीर को सोने की पन्नी में लपेट दिया। डर रहा था कि उसके अंदर का भूत बाहर न निकल जाए, लेकिन यह मेरी ओर से बस एक इच्छाधारी सोच है। मुझे लगता है कि उसके अंदर का भूत अब शरीर में नहीं है। यह उसकी मौत से ठीक पहले की एक तस्वीर है। मैंने कई शॉट्स लिए, डर रहा था कि यह तुम लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है, उसने कहा। बोलने के बाद उसने एक स्मार्टफोन सौंप दिया। फोन पर प्रणब की मौत के बाद की कई तस्वीरें थीं। तस्वीरों में प्रणब जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कठोर था, मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि उसके होंठ फट जाएंगे, उसकी छाती किसी चीज से फाड़ दी गई थी, हर जगह खून था जो बेहद भयानक था। घटना से पहले प्रणब ऊपर एक महिला के साथ बेवकूफ़ी कर रहा था। मैं रात की पहरेदारी पर था। मैंने पास में कदमों की आवाज़ सुनी, इसलिए मैंने उनका थोड़ा पीछा किया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे कदम मुझे जानबूझकर दूर खींचने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास थे, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैंने घर के अंदर से इस महिला से चीखें सुनी। मोनीश ने कोने में बैठी कांपती हुई महिला की ओर इशारा किया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी आकृति और चेहरे को देखते हुए वह निस्संदेह एक सुंदरता थी, लेकिन अब उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही मानसिक रूप से ढह चुकी थी। यह नहीं जानती थी कि उसने पहले क्या आतंक देखा था। क्या तुम उससे कुछ निकलवा सकते हो? हरीश पाल पास गया। अपना समय बर्बाद मत करो, यह महिला शायद डर से बाहर हो गई है, तुम उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे, मोनीश ने धूम्रपान करते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता छपी हुई थी। हुआंगगान गांव का भूत लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, यह आत्मा माध्यमों को निशाना बना रहा है। नहीं, और अधिक सटीक रूप से ये हमारे अंदर के भूतों को निशाना बना रहा है। इस बार का काम बेहद असामान्य लगता है, एक साधारण अलौकिक घटना जितना आसान नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि हम मिशन छोड़ दें, उसने कहा। चलो हुआंगगान गांव छोड़ देते हैं। अध्याय 88, कोड नाम बीमार भूत। जानकारी में पारदर्शिता की कमी। साथ ही हुआंगगान गांव में प्रवेश करने के पहले दिन ही एक भूत शिकारी की मौत ने सभी के दिल पर एक काली छाया डाल दी थी। भूत शिकारियों का दुर्भावनापूर्ण भूतों के हाथों मरना आम बात है, लेकिन एक अज्ञात भूत हाथ की पकड़ में चुपचाप मरना, ये प्रकट की गई जानकारी बहुत असामान्य थी। कुछ और न कहते हुए आइए हम सबसे सरल परिणाम को ही देखें। यहाँ के भूतों का आतंक साफ तौर पर मौजूद किसी भी भूत शिकारी से ज्यादा था, वरना प्रणब इतनी आसानी से नहीं मरा होता। मोनीश के शब्दों ने बाकी समूह को शांत कर दिया। जो बातें तुमने सोची हैं वे रोहित ने पहले कही थीं। उसने ये भी बताया था कि हुआंगगान गांव में खतरनाक भूत लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर के भूतों को निशाना बना रहे हैं। हरीश पाल ने धीरे से सांस ली। मोनीश एक काफी स्थिर और बुद्धिमान व्यक्ति था। रोहित के मुंह से निकली बातों में विश्वसनीयता की कमी थी, लेकिन मोनीश के मुंह से आने पर वे अलग थीं। और वाकई तथ्य उनकी आंखों के सामने थे। प्रणब मर गया था, लेकिन उसके कमरे में महिला नहीं मरी थी। निष्कर्ष स्पष्ट था, भूत ने एक साधारण व्यक्ति को बख्शा और भूत शिकारी प्रणब को चुना, इसीलिए महिला जीवित बच गई थी। ओह, क्या ऐसा है? रोहित ने भी यही कहा था। मोनीश ने थोड़ा सिर उठाया। मैंने तुम लोगों से पहले सुना था कि रोहित गड़बड़ सोच वाला एक पागल बच्चा था। अब मुझे उसके बारे में अपनी पिछली राय वापस लेनी होगी। उसने प्रणब की मौत से यह महत्वपूर्ण जानकारी निकाली थी। अगर रोहित यह उससे पहले जान सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि रोहित की क्षमताएं उसकी खुद की क्षमताओं से ऊपर थीं? अगर वह वाकई गड़बड़ सोच वाला एक पागल बच्चा होता, तो वह ये कैसे जान सकता था?
उसने ऐसा कहा था, लेकिन हमने उस समय उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब जब तुमने भी यही बात कही है तो हम इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकते, हरीश पाल ने कहा। रोहित, जो स्थिति की जांच करने आया था, ये सुनकर अपने कंधों को उचका दिया और कहा, तुम वयस्कों को बात करनी चाहिए। मेरे जैसे बच्चे के लिए दूर रहना बेहतर है, खासकर जब कोई अभी अभी मेरे साथ एक शूटिंग गेम खेलना चाहता था। मैं इतना डर गया था कि लगभग अपनी पैंट गीली कर दी थी। रोहित, बकवास करना बंद करो, पलाश ने अभी भी गुस्से में कहा। मोनीश, सिगरेट पीते हुए, ने कहा, मैं सुझाव देता हूं कि हम इस जगह को छोड़ दें। तुम्हारा क्या ख्याल है, रोहित? एक भूत जो अन्य भूतों को निशाना बनाता है, वह हमारी पहुंच से बाहर है। यह मिशन उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। कंपनी ने हमें यह मिशन देने का एक विशेष उद्देश्य जरूर रहा होगा अगर उन्होंने दूसरे दुर्भावनापूर्ण आत्मा को नियंत्रित करने की विधि को भुगतान के रूप में पेश किया। महान लाभ हमेशा महान जोखिमों के साथ आते हैं और लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं थी, उसने जोड़ा। रोहित मुस्कुराया, क्या तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई विकल्प है? अगर तुम दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के पुनरुत्थान को लंबा करने के लिए दूसरे भूत को नियंत्रित नहीं करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने समय तक जीवित रह सकते हो? उसके शब्दों ने उनके सबसे कमजोर बिंदु पर वार किया। वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने खतरों का अंदाजा लगाया था और इस एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। हालांकि अब पीछे हटना बुद्धिमानी लग रही थी, इसका मतलब जीने की उम्मीद खोना भी था। इस भूत के हाथों मरने से बेहतर है दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के पुनरुत्थान से मरना। सिर्फ इसलिए कि तुम मरने से नहीं डरते, रोहित, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं डरते। हम यहाँ बेमतलब नहीं मरना चाहते, मनोज ने जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोहित ने कहा। चूंकि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। क्लब में पीना और बातें करना जारी रखो, नौसिखियों को परेशान करो और फिर मौत का इंतजार करो। बस अपने लिए एक अच्छा अस्थि कलश तैयार करना और एक अच्छी कब्र का प्लॉट चुनना याद रखना। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे मरने के बाद कोई हमारी कब्रों पर श्रद्धांजलि देने की हिम्मत करेगा। मनोज गुस्से में था लेकिन जवाब देने के लिए शब्द नहीं खोज सका। रोहित के कठोर शब्द बिना कारण के नहीं थे, वापस जाने का मतलब मौत का इंतजार करना था। हिम्मत करने वालों का साथ किस्मत देती है। इस अलौकिक समस्या को हल करने और व्यापार को पूरा करने के लिए यहाँ रहना वाकई हमें जीवित रहने का मौका देता है, और जितने ज्यादा लोग होंगे, हमारी सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि यहाँ भूतों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके फैसला करना होगा। मोनीश ने अपनी सिगरेट बुझा दी। तो क्या हम जा रहे हैं या रुक रहे हैं? अपना रुख तय करो। मैं जाने की सलाह देता हूँ। मैं भी यही सलाह देता हूँ, मनोज ने कहा। हरीश पाल झिझका, मुझे लगता है कि हम में से इतने सारे लोग यहाँ हैं, अगर हम मिलकर काम करते हैं तो अभी भी एक मौका है। शुरुआती चरणों में जब हम भूत को नहीं समझते हैं तो घायल होना अपरिहार्य है। मैं रुकने की सलाह देता हूँ। मैं भी रुकने की सलाह देता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे वोट की गिनती होती है, क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। तुम्हारे बारे में क्या, पलाश? मोनीश ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम घायल हो? तुम्हारी पैंट की टांग से खून टपक रहा है। पलाश का रंग कुछ अप्रिय लग रहा था। नहीं, कुछ नहीं, बस एक मामूली चोट है। एक मामूली चोट? भाई, तुम्हारा लंगड़ापन चला गया है और तुम इसे अभी भी एक मामूली चोट कहते हो? रोहित को इस पलाश के लिए कुछ प्रशंसा महसूस हुई, झुकने और खींचने में सक्षम, वाकई एक महान व्यक्ति। मुझे लगता है कि हमें अभी भी रुकना चाहिए और इससे लड़ना चाहिए। भूत के पुनरुत्थान से पहले हर किसी का समय ज्यादा नहीं है, और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम और कितने समय तक जीवित रह सकते हो? इस असाधारण घटना को हल करना और भूत के पुनरुत्थान में देरी करने का एक तरीका खोजना ही एकमात्र चीज है जो हम अब कर सकते हैं। हालांकि पलाश रोहित के खिलाफ एक शिकायत रखता था, लेकिन उसने अपने खुद के जीवन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी। जब तक यह एक अनसुलझी मृत अंत नहीं है, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी उम्मीद कोशिश करने लायक है। जुआरी की मानसिकता है ना? मोनीश ने ये देखकर एक और सिगरेट जलाई। उसने अपने दिमाग में सोचा कि इस घटना से बचने की संभावनाएं वाकई ज्यादा नहीं थीं। लेकिन अगर आगे एक खाई भी थी तो भी उन्हें उसे पार करना था, क्योंकि वाकई वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि तुम तीनों रुकने के लिए सहमत हो तो चलो कोशिश करते हैं। पिछली स्थिति के आधार पर हम महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। ये भूत हमारे जैसे आत्मा नियंत्रकों को निशाना बना रहा है, इसलिए फिर से अलग होना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। अब से हमें साथ रहना होगा, खाना पीना, शौचालय जाना, सोना, सब कुछ एक साथ। भले ही हमारे बीच शिकायतें हों, हमें उन्हें अस्थायी रूप से अलग रखना होगा। इतने सारे लोगों का ऐसा करना आसानी से दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है, रोहित ने कुछ चिंता के साथ कहा। मोनीश ने धुआं बाहर निकाला और कहा, यह अब एक महत्वपूर्ण समय है। तुम सभी को अपने दिमाग में साफ होना चाहिए कि यह भूत एक ऐसा प्राणी है जो चुपचाप एक भूत नियंत्रक को मार सकता है। ठीक है, लेकिन तुमने एक बिंदु छोड़ दिया है।
अब यहाँ एक से ज्यादा भूत हो सकते हैं। रोहित ने जमीन पर प्रणब नामक आदमी के शव की ओर इशारा किया। तुम सही कह रहे हो, जो भूत प्रणब के साथ था वह शायद भाग गया। ये संभव है कि गांव में 2 भूत हों, मोनीश ने कहा। तुम प्रणब के भूत के बारे में कितना जानते हो? रोहित ने पूछा। स्पष्ट नहीं है। वह शायद ही कभी क्लब के आसपास रहता था और वह एक बॉस के लिए एक अंगरक्षक हुआ करता था। उसने शायद ही कभी हमारे सामने भूत की शक्ति का उपयोग किया, इसलिए हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। हरीश पाल ने सिर हिलाया। रोहित मुस्कुराया और कहा, अब ये दिलचस्प है, मिश्रण में एक अज्ञात भूत जोड़ा गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक वह भूत के पुनरुत्थान के कारण नहीं मरा, वह भूत बहुत डरावना नहीं होना चाहिए। अब तत्काल कार्य हुआंगगांग गांव से भूत को खोजना है। मैंने उस भूत को एक उपनाम दिया है, बीमार भूत। वह कमजोर खांसी की आवाज़, तुम सभी ने उसे सुना होगा, है ना? किसी ने आपत्ति नहीं की। ये हुआंगगांग गांव का नक्शा है। हालांकि यह हाथ से बनाया गया है, ये समझने योग्य होना चाहिए। उस समय रोहित ने कागज का एक टुकड़ा निकाला, उसे खोला और एक हाथ से बनाया गया नक्शा दिखाया, जो लाइनों और चौकोर से बना था। बहुत सरल था। तुमने इसे कब बनाया? हरीश पाल ने आश्चर्य में पूछा। रोहित ने भ्रम में जवाब दिया, क्या तुम लोगों ने एक नहीं बनाया? अगर तुम सड़कों को भी नहीं पहचान सकते तो तुम भूतों को कैसे पकड़ोगे? नहीं, हमने नहीं बनाया। वह कुछ शर्मिंदा होकर वापस आया। बाकी लोग अपने मुंह के कोनों पर मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इतना दूर तक नहीं सोचा था। लाइनें सड़कें हैं, चौकोर इमारतें हैं। यहाँ, यहाँ और यहाँ वे जगहें हैं जहाँ हमने अभी अभी कदमों का पीछा किया। रोहित ने नक्शे पर इशारा किया और कहा, और इन 3 बिंदुओं के बीच यह इमारत है जहाँ कदमों की आवाज़ भी गायब हो गई। तुम सभी को इस घर के बारे में साफ होना चाहिए, है ना? मोनीश का हाथ कांपा और सिगरेट की राख गिर गई। गांव के प्रवेश द्वार पर वह घर जहां वे एक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उस घर के मुख्य हॉल में एक ताबूत भी है। ठीक है, वह घर जो अंतिम संस्कार घर के रूप में काम कर रहा है, जहां हम प्रकट हुए थे, वह उस घर के ठीक पीछे था। अगर तुम सामने की ओर जाते हो तो तुम वह ताबूत देख सकते हो, रोहित ने बताया। लानत है, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जिस दिन हम गांव में दाखिल हुए, हम एक अंतिम संस्कार में भागे और एक ताबूत बस मुख्य हॉल में पड़ा हुआ था। साफ तौर पर सामान्य नहीं था। हरीश पाल खुद को शाप देने से रोक नहीं पाया। वहां जाकर इसका सामना करें। क्या हमें ये कहने की जरूरत है? मनोज ने कहा, हम में से इतने सारे अपनी ताकत को एक साथ रखते हैं, यहाँ तक कि यीशु को भी घुटने टेकने पड़ेंगे।